फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूं कि किस तरह से आप करंट अफेयर और जनरल स्टडी के पोर्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं। और हाँ, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो के एंड में आपको स्कोर मेंशन करना कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर रहे हैं, ताकि आप मुझे भी पता लग सके कि आपका लेवल क्या चल रहा है और किस तरह के क्वेश्चन मुझे आपके लिए फ्रेम करने चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विद रेफरेंस टू द लूनार रिकॉन्सनेंस ऑर्बिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, ये लूनार रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है। ठीक है, उन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इट मींस करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये हमें आइडेंटिफाई करना है इस गिवन स्टेटमेंट्स में। तो ये स्टेटमेंट 1 हो गया आपके लिए, फिर ये स्टेटमेंट 2 है और ये स्टेटमेंट 3 है। तो एक एक करके तीनों स्टेटमेंट को अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, यानी कि लूनार रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर के बारे में बोला जा रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड चंद्रयान 1, यानी कि इसका एक और नाम क्या है, चंद्रयान 1 है इसका एक और नाम। सेकंड बोला जा रहा है, इट मैप्स द लूनर पोल एंड लूनार सरफेस, यानी कि ये क्या करता है, ये जो शॉर्ट में से ये बोल सकता हूँ LRO या फिर लूनार रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर, ये इसका काम क्या है कि ये मैप तैयार करता है लूनार पोल का, यानी कि जो जैसे इसे ऑर्बिटर यानी कि इसे स्पेस में जब छोड़ा जाता है तो ये क्या करता है, जिस के ऊपर इसे छोड़ा गया उससे रिलेटेड ये क्या करता है, एक सरफेस के आसपास का एरिया, उसके पोल के आसपास का एरिया और उस एरिया के आसपास का एक मैप को तैयार करता है। सेकंड ये बोला जा रहा है, जैसे इसे चांद पे यानी कि मून के ऊपर छोड़ा गया है तो मून के आसपास का जो भी एरिया है उसके मैप को डिजाइन करता है या प्रिपेयर करता है, ये बोल सकते हो। थर्ड में ये बोला जा रहा है, इट मेजर द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लूनार सरफेस फॉर फाइंडिंग द कंसंट्रेट ऑफ मेटल मिनरल्स। ये क्या करता है, एक तरह से मतलब एक तरह से कंसंट्रेट करता है कि उस एरिया के ऊपर यानी कि मून के ऊपर उस एरिया के ऊपर फोकस करता है जहां पे मिनरल्स वगैरह यानी कि आप ये कह सकते हैं खनिज वगैरह, यानी कि जो भी मेटल वगैरह जो चीजें होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरह से मैप स्ट्रक्चर तैयार करता है, उसे फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। कहां पर, जैसे चांद वगैरह पे अगर कुछ ऐसा अवेलेबल है तो उसे पता करने में हेल्प करता है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और डी में बोला जा रहा है 1, 2, 3 यानी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग लूनार रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर के बारे में आपको ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए, तीनों स्टेटमेंट के हिसाब से बताइए सही आंसर इसका क्या है। तो सही आंसर यानी करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। जो चंद्रयान 1 जो आपको बोला जा रहा था, ये चंद्रयान 1 नहीं है, ये गलत है क्योंकि ये हमारी कंट्री यानी इसरो का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, ये इसरो का पार्ट नहीं है, ध्यान रहे। ये किसका है, यानी कि लूनार कॉन्स्टेंट ऑर्बिटर की अगर हम बात करें ये नासा का प्रोजेक्ट है। तो नासा का प्रोजेक्ट होने का मतलब आप समझ गए ये किसका पार्ट है, ये अमेरिका यानी यूएसए ने इसे लॉन्च किया, यानी कि इंडिया से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा हो गया गलत हो गया। ठीक है, बाकी जो 2 स्टेटमेंट है यानी कि सेकंड एंड थर्ड ये बिल्कुल सही है। सेकंड का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो मिशन है ये मेनली जो फोकस करता है, ये जो पर्टिकुलरली जो इस मिशन का जो फोकस किया जाए कि मून के ऊपर जो पोल है उसको सर्च करना और उसके आसपास वाटर, आइस या फिर और भी कुछ मटेरियल है उससे रिलेटेड एक तरह से मैप तैयार करना। ठीक है, यानी कि मिनरल्स वगैरह, मेटल वगैरह जो भी चीजें उसके बारे में पता करना इसका मेन का काम है। ठीक है, यानी कि ये इंडिया का प्रोजेक्ट नहीं है, ये अमेरिका यानी यूएसए का प्रोजेक्ट है, नासा का प्रोजेक्ट है। ठीक है, पहली बात ये होगी। सेकंड ये हो गया एक तरह से मैप वगैरह तैयार करता है। और थर्ड जो आपको ये बोला गया कि ये मेनली जो वर्क किसके लिए करता है, ये वर्क करता है कि भी मेटल वगैरह या खनिज वगैरह या जो भी इस तरह का मटेरियल जो यूजफुल मटेरियल है अगर वो मून पे है या नहीं उसके बारे में पता करना। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट में से अगर हम चेक करें तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। सी का मतलब सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कंपल्सरी लाइसेंसिंग। इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है।
इकोनॉमी बिजनेस इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए। तो इसमें भी कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड। और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन इंडिया इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। 1970 में एक एक्ट पास हुआ था हमारी कंट्री के अंदर और फिर इसे इंप्लीमेंट किया गया था, जिसके अंदर ये बोला गया था कि जितने भी जो रिसर्च वगैरह कोई करता है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई इनोवेटिव कुछ काम किया, कुछ चीजें लॉन्च किया, मार्केट में लेके आए, ठीक है, तो आपने जो कई साल 15-20 साल 50 साल हो सकता है आपने काफी टाइम दिया उस इन्वेंशन करने में, और फिर आपने जो मेहनत करी आपको उसकी रॉयल्टी मिले, यानी कि कोई और उस चीज को बना के बेचेगा तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि आपने पूरी जिंदगी दे दी और काफी इन्वेस्टमेंट भी किया होगा इस चीज के ऊपर आपने। तो उस चीज का आपको बेनिफिट देने के लिए हमारी कंट्री में इंडियन पेटेंट एक्ट लाया गया ताकि आपको रॉयल्टी मिल सके कि कोई भी उस चीज को यूज करता है, परचेज करता है तो आप या फिर कोई सेल करता है उस चीज को, तो आपको एक पर्टिकुलर कमीशन परसेंटेज में आपको मिले, यानी कि रॉयल्टी मिले। इसलिए हमारी कंट्री में ये इंडियन पेटेंट एक्ट लाया गया था, ठीक है, तो 1970 में। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज नॉट परमिटेड अंडर द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, यानी कि ये बोला जा रहा है ये जो इंडियन पेटेंट एक्ट है इसे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट में, या फिर यूं बोलूं मैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर इसे इंक्लूड नहीं किया जाता एज पर द स्टेटमेंट 2। ये दो स्टेटमेंट आपके पास है, आप दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम बात करें कंपल्सरी लाइसेंसिंग की अगर हम बात करें तो, ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है इसे हमारी कंट्री में इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के तहत इसे रेगुलेट किया गया ताकि लोगों को, यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में काम करते हैं उन्हें बेनिफिट पहुंचाया जा सके, ये इस मकसद से हमारी कंट्री में इसे लाया गया। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट में ये जो बोला जा रहा है कि ये जैसे आप ये पढ़ पा रहे हो स्टेटमेंट, ये बोला जा रहा है कि भी इट इज नॉट परमिटेड, क्या बोला जा रहा है, नॉट परमिटेड, ये परमिट नहीं किया जाता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उल्टा बोल दिया गया इसके अंदर, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो लाया गया है ये इंडियन पेटेंट एक्ट। यानी कि आपने जो अपने इंटेलेक्चुअल यूज करके, अपना रिसर्च वगैरह यूज करके आपने कुछ चीजें इन्वेंशन करी, ठीक है, वो यानी कि आपका एक राइट हो गया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट को सेव करने के लिए, आपको बचाने के लिए आपके लिए ये लाया गया, यानी कि नॉट वर्ड जो ये गलत हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा ये बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि भाई वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि जो वर्ल्ड लेवल पे, यानी WTA यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे बोला है कि इस तरह का, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, यानी कि जिसे शॉर्ट में जो बोला जाता है कि TRPS, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसमें ये कंडीशन रखी गई कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इसे पूरे वर्ल्ड वाइड इसे फॉलो किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जब ये लागू जो हो गया, लेकिन उसके बाद एक बार ये हुआ कि दोहा के अंदर एक सिटी है, हाँ, दोहा के अंदर एक डिक्लेरेशन साइन किया गया कि भी ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करती है कि कंट्री चाहे तो इसे प्रॉपर्टी राइट को, मतलब पेटेंट वगैरह को प्रिजर्व अपने लागू कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ये डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मेडिसिन वगैरह है, ठीक है, मेडिसिन वगैरह क्या होता है कि किसी मानते हैं किसी ने 15 ईयर 20 ईयर मतलब अपने लाइफ का टाइम पीरियड दे करके किसी मेडिसिन का रिसर्च किया, उसे बनाया, सपोज करिए, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि वो उसे बहुत ज्यादा दाम में ना बेचे, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से पब्लिक की हेल्थ की बात हो जाती है, लाइफ की बात हो जाती है। तो उसके लिए क्या किया, ये भी प्रोविजन रखा गया कि कोई कंट्री चाहे तो इसके ऊपर लगाम लगा सकती, कंट्रोल कर सकती है कि भी एक लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए लॉयल्टी दे सके, जैसे 10 ईयर 15 ईयर दे दिया कि भाई इतने टाइम तक जब आपका प्रोडक्ट सेल होगा तब तक आपको लाइसेंसिंग का पैसा यानी रॉयल्टी का पैसा मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। क्यों? बाद में इसे नॉर्मल ट्रीट कर लिया जाएगा और हर कोई इसको प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि हमें इसे वर्ल्ड वाइड लोगों की लाइफ सेव करनी है। तो ये दोहा डिक्लेरेशन के ऊपर, ये कंट्री के ऊपर छोड़ दिया गया है इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर ए हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट 1 है और इसके बाद ये स्टेटमेंट 2 है, दोनों स्टेटमेंट दिया गया और उसके अकॉर्डिंग आपको पूछा जा रहा है कि भाई क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आंसर करिए। और नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। ठीक है, चलो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है आपसे, it is the discretion of the prime minister to furnish any information to the president under the article 78 of the constitution। ये बोला जा रहा है आर्टिकल 78 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसके ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर को एक तरह से आप ये कह सकते हैं, एक तरह से ये मतलब राइट देता है, एक तरह से अधिकार देता है कि वो कुछ भी इंफॉर्मेशन को प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करे या ना करे, प्रेजेंट करे या ना करे, ये उसके विवेक के ऊपर, ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ये बोला जा रहा है आर्टिकल 78 कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस इंफॉर्मेशन को प्रेसिडेंट को बताना चाहता है या किसको नहीं बताना चाहता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कंट्री के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला जा रहा है आर्टिकल 78। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है आपसे, द प्रेसिडेंट इज ऑब्लाइज्ड टू एक्ट, कि जो प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री यानी राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति क्या है, ऑब्लाइज्ड टू एक्ट, यानी कि उसे एक्ट करना पड़ेगा किसके हिसाब से, ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि जो प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री वो कैसे काम करेगा ये डिपेंड करता है कि भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिस तरह से उसे गाइडलाइन देते हैं या एडवाइस देते हैं उस एडवाइस के ही हिसाब से प्रेसिडेंट को हमारी कंट्री में काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है प्रेसिडेंट मतलब जो अपने जो भी डिसीजन लेगा किसकी एडवाइस पे लेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे लेगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2 इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सही आंसर क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी बी का मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्या है वो समझ लेते हैं। तो गलत ये है कि आर्टिकल 78 जो है ये बात करता है हमारी कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी प्रधानमंत्री की ड्यूटीज के रिलेटेड, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि भी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या क्या होंगी, क्या क्या उसके कर्तव्य है और उसे क्या क्या काम करना है। तो ये जो बोला गया था आपके अंदर स्टेटमेंट कि भी ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस इंफॉर्मेशन को प्रेसिडेंट तक लेके जाए या ना लेके जाए, ये किस पर डिपेंड करता है, प्राइम मिनिस्टर पर। ये बिल्कुल बात गलत है, बल्कि ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी काम होंगे या जो भी एक्शन लिए जाएंगे उन सबको कम्युनिकेट करना प्रेसिडेंट तक, सारी डिसीजन को, यानी देश के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा और वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाएगा कौन, प्राइम मिनिस्टर पहुंचाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। ठीक है, ये उसके विवेक के ऊपर नहीं है कि वो अपनी मर्जी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे या ना करे, ऐसा नहीं है, मैंडेटरी है, उसे प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से कोई भी अगर प्रपोजल वगैरह है तो उस प्रपोजल वगैरह को भी लेके कौन जाएगा, ये जाएगा प्राइम मिनिस्टर। यानी कि आप ये बोल सकते हो प्राइम मिनिस्टर जो हमारी कंट्री में होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है और उनको रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा गलत हो गया। ठीक है, यानी कि मैंडेटरी है भाई, ड्यूटी है प्रेसिडेंट के सामने, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब और इसके अलावा जो सेकंड जो स्टेटमेंट आपको दिया गया था आर्टिकल 74 के अंदर इसे ट्रीट किया जाता है। जैसे ये बोला जा रहा है ना कि भी ये प्रेसिडेंट जो है वो किस तरह से एक्ट करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी एडवाइस होगी, ठीक है, जो भी एडवाइस प्रोवाइड करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट काम करेगा। ये बिल्कुल बात सही है और ये आता है आर्टिकल 74 में, यानी कि 74 के अंदर ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आप एडवाइस प्रोवाइड करेंगे प्रेसिडेंट को। और आर्टिकल 78 में ये बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है अगर हम ये बात करें तो। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि इसमें मिस्टेक क्या हो गई थी। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। अब हमारी कंट्री में क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद कुछ अमेंडमेंट भी किए गए थे, जिसके अंदर अमेंडमेंट 42 और 44 काफी इंपॉर्टेंट है और 42 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट जो हमारी कंट्री के अंदर है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये इन दोनों अमेंडमेंट के तहत ये बोला गया कि जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो हमारी कंट्री में जो एक्ट करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के
एडवाइस पे एक्ट करेगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो ये प्रोविजन लाया गया उसे आर्टिकल 70 सॉरी अमेंडमेंट 42 यानी 42nd जो अमेंडमेंट हुआ उसके तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द विंटर डीजल, अब ये टर्म क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। विंटर डीजल रिसेंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट में IOC भी बोला जाता है, कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक टर्म डेवलप किया जिसका नाम रखा गया है कि विंटर डीजल। अब ये विंटर डीजल क्या है, अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग में दिया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है और सेकंड स्टेटमेंट ये है, और नीचे आपसे बोला गया कि भी विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में बोला क्या जा रहा है, इट मीट्स द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी शॉर्ट में जिसे बोला जाता है BIS स्टैंडर्ड, यानी कि BS 6 ग्रेड, यानी कि BS 6 ग्रेड की जो रिक्वायरमेंट है उसे फिलफिल कर देता है विंटर डीजल। ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे ये बोला जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली डेवलप किया है विंटर डीजल, और जो विंटर डीजल है ये जो भारत स्टेट, जिसे भी हम शॉर्ट में बोल देते हैं भारत स्टेट, मतलब 6 ग्रेड जो है आपके लिए, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है आपके हमारी कंट्री के अंदर जो गाड़ियों में लागू होता है, उसके लिए जो डीजल की जो बात करें, विंटर डीजल की बात करें, तो ये BS 6 यानी भारत स्टेट ग्रेड 6 की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है कि लोअर विस्कोसिटी अनेबल इट रिमेन फ्लूइड इन द फ्रीजिंग कंडीशन, यानी कि जो फ्रीजिंग कंडीशन भी हो जाती है। ठीक है, यानी कि कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड एरिया में अगर अपनी गाड़ी लेके जाओगे तो वहां पे एक फ्यूल जो होता है, फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये क्या होता है लिक्विड से ये क्या हो जाती है, बिल्कुल कोल्ड में जम जाती है, फ्रिज हो जाती है, और जिस तरह से गाड़ी को चलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो BS 6 है, BS 6 की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है विंटर डीजल, और साथ ही साथ ये फ्रीजिंग कंडीशन में भी फ्लूइड कंडीशन में रहता है। फ्लूइड का मतलब है लिक्विड कंडीशन में, यानी कि तरल रूप में, यानी कि आप ये बोल सकते हैं जैसे पानी, ऑयल, ये जो क्या होता है लिक्विड कंडीशन में है, बाद में फ्रीज भी हो जाता है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि ये फ्लूइड कंडीशन में ही रहता है, यानी कि फ्रीज नहीं होता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है, इसके अंदर ये कैपेसिटी है। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या हमारे गलत है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आंसर बताइए, और हाँ कमेंट बॉक्स में लिखा भी करें कि सही आंसर क्या है नहीं है, जो भी आपके सजेशन है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड, दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि आप थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं भी है क्या। तो हमारी कंट्री में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक अप्रूवल लेके आई थी किसके सामने, कि भी एक अप्रूवल के लिए अप्रोच किया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, जिसे शॉर्ट में DGQA, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो मॉनिटर करती है फ्यूल को, उसका जो एक तरह एपेक्स बॉडी आप बोल सकते हैं। क्या नाम है इसका, डायरेक्टरेट, ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि फ्यूल की क्वालिटी को चेक करती है। तो उसने इसे अप्रूव कर दिया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो इन्होंने विंटर डीजल जो इसने बनाया था इसे अप्रूव कर दिया था कि भी ये हाई एल्टीट्यूड में, यानी कि जो ऊंचे एरिया है जहां ठंड ज्यादा होती है उस एरिया में इसे यूज किया जा सकता है। अब किस तरह के एरिया, जैसे लद्दाख वगैरह जहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया होता है, कुछ और भी है जैसे लद्दाख एरिया हो गया, लद्दाख, कारगिल, काजा, कायलोंग उधर है अरुणाचल प्रदेश में, तो कुछ इस तरह के जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, तो फ्रीजिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसमें क्या होता है लिक्विड वगैरह, जो लिक्विड कंडीशन में जो हमारे पास पेट्रोल डीजल वगैरह होता है जम जाता है, जिससे गाड़ियां चलाना बड़ा मुश्किल, एक प्रॉब्लम हो जाती है फ्रीजिंग। तो वहां पे क्या है कि विंटर डीजल क्रिएट किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, और इसे इसने यानी कि DGQA ने इसे अप्रूव कर दिया है कि भी इस तरह की प्रॉब्लम यानी फ्रीजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगी, और इस तरह जो भी व्हीकल है उसे हम रन कर सकते हैं इस तरह के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, जहां की ये डर होता है कि भी फ्यूल वगैरह जम जाते हैं, तो वहां ये जमेगा नहीं, इसके अंदर ये
मतलब इस तरह की क्वालिटी रखी गई है इस डीजल में, ये बोला जा रहा है। यानी कि ये स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट जिसमें ये बोला गया था कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कि उसके अंदर जो उसका जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से BS6 की गाड़ी आप जैसे हमारी कंट्री में आने वाली है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट को भी ये विंटर डीजल क्या कर रही है? फुलफिल कर दे रही है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक हो गई। और ये क्या करते हैं? मेंटेन कर देती है लो विस्कोसिटी भी ये मेंटेन करती है। तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए हमारे? बिल्कुल करेक्ट हो गए। तो आंसर हमारा सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आपसे पूछा जा रहा है वेयर इज द साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, यानी कि आपको लोकेशन बताना है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जिसका नाम है साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी लोकेशन क्या है? कहां पर इसकी लोकेशन है? इसके बारे में आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है म्यांमार के अंदर है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है हमारी कंट्री यानी इंडिया के अंदर है, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ये भूटान के अंदर है, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि ये नेपाल के अंदर है। तो अगर आप थोड़ा सा भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब पढ़ते हैं, यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में थोड़ा भी पढ़ते हैं आप, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। ये साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन कहां पर है, ठीक है। और रिसेंटली ये न्यूज में, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी, यानी कि ये जो इसकी जो लोकेशन है भूटान के अंदर। चलो इसकी लोकेशन एक बार देख लेते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप हमारी कंट्री को क्या इस मैप को देख पा रहे हैं, पहले इस छोटे मैप को देखिए जिसमें मैं इंडिया का मैप लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ये जो येलो सर्कल मूव कर रहा हूं, इसके बैकग्राउंड में देखिए डार्क सर्कल भी बना रखा है मैंने। तो जैसा आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, ये देख पा रहे हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट के आसपास का एरिया, जहां नॉर्थ ईस्ट आप असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है, ठीक है, सिक्किम भी आप बोल सकते हैं इस रीजन। तो यहाँ पे जो भूटान का एरिया है, ठीक है, यहाँ इसकी लोकेशन है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो इसकी लोकेशन है भूटान के अंदर है। अच्छा, भूटान के अंदर जो ये जो एरिया है जो अरुणाचल प्रदेश से टच करता है, जरा देखिए इधर, अरुणाचल प्रदेश से जो टच करता है, अरुणाचल प्रदेश के आसपास ये देखिए ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे ये लोकेशन है इसकी साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, अब जान लेते हैं भी इसकी न्यूज में होने की वजह क्या है। यानी कि आपको ये तो पता लग गया इसकी लोकेशन भूटान के अंदर है, ठीक है। भूटान की जो ईस्ट वाला एरिया है जो कि हमारी कंट्री से टच करता है, अरुणाचल के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, वहां पे इसकी लोकेशन है। तो अभी क्या हुआ कि रिसेंटली 58 ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की एक समिट हुई थी, और ये जो समिट हुई ऑनलाइन मीटिंग हुई थी एक। तो इसके अंदर चाइना ने क्लेम किया कि भी ये साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ये हमारा पार्ट है। भाई चाइना की तो आप आदत हो गई है हर किसी के एरिया को अपना एरिया बताना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को भी अपना एरिया बताता है वो, जबकि एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है। और ये देखिए वो अरुणाचल प्रदेश को भी अब जंप करके अब तो वो भूटान में भी घुस रहा है, और भूटान के अंदर बोल रहा है कि ये वाला जो एरिया ये हमारा एरिया है। यानी कि ये साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ये हमारे टेरिटरी के अंदर आता है, ये चाइना ये क्लेम कर रहा था। तो भूटान ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये तो हमारी कंट्री का पार्ट है, आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा है। तो यानी कि ये जो बोला जा रहा है चाइना की जो क्लेम थी, इसे कंप्लीटली भूटान ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये अभी न्यूज में बन गया था, जिसकी वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो ये भूटान के ईस्ट वाले रीजन में, ठीक है, ईस्ट पोर्शन में आप बोल सकते हो। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी, यानी कि भूटान। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए, ठीक है। कुछ और डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट करके, और कोई आपके सजेशन है, कुछ आप बताना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड और बाकी लोगों में वीडियो जरूर शेयर करिए, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि मेरी मेहनत लगती है, बस आपको 2 या 3 सेकंड लगते हैं लाइक करने में, तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।